नमस्कार। आइए आज हम ज्योग्राफी की श्रृंखला में इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को शुरू करते हैं, पर्यावरणीय भूगोल को। जब हम पर्यावरणीय भूगोल की जब बात करें तो ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो है ये मुख्यतः तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और आपको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी मिलेगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो ब्रांच है वह ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों में ओवरलैप करता है, ठीक है, दोनों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में पहले इन्वायरमेंट को समझते हैं, मतलब पर्यावरण क्या है इसे समझते हैं। तो पर्यावरण आपको जानते हैं परिधन आवरण। परिधन आवरण मतलब हमारे आसपास का जो आवरण है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसकी घेरे के अंदर हम रह रहे हैं, वही पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि पर्यावरण किस शब्द से रिलेटेड है, तो ये फ्रेंच वर्ड है और इसके ये फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है इन सर्कल या कह सकते हैं टू सराउंड, मतलब घेरना, चारों तरफ के घेरे हुए जो क्षेत्र होते हैं जिसमें ह्यूमन रहता है, ठीक है। तो इन सर्कल टू द सराउंड इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को समझते हैं। इन्वायरमेंटल कहिए या इंटीग्रेटेड कहिए। इंटीग्रेटेड मतलब आपस में जुड़ा हुआ, मानव और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरणीय भूगोल का परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरणीय भूगोल मानव और प्रकृति मतलब ह्यूमन्स और प्रकृति मतलब जो नेचर है, प्रकृति वातावरण के बीच परस्पर क्रिया कह सकते हैं या फिर अंतः क्रिया करने का मतलब इंटरेक्शन के स्थानिक पहलुओं, स्पेशियल एस्पेक्ट का वर्णन करता है। मतलब जो ह्यूमन है और उसके आसपास जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें जो अंतः क्रियाएं हो रही हैं एक स्पेशियल एस्पेक्ट के तहत उसका जो वर्णन हो रहा है उसे हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी, जब भी लॉजी शब्द आए तो समझिएगा ये स्टडी कह रहा है। लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन, ठीक है। तो पारिस्थितिकी में क्या होता है, जियो मतलब जो जीव लोग हैं, मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, जो बायोटिक हो गए, ठीक है, और उनके पर्यावरण के बीच जो बायोटिक जीव हैं और जो उनके आसपास का जो पर्यावरण है उनके बीच जो परस्पर व्यवहार होता है या कह सकते हैं कि जो पारस्परिक संबंध होता है उसका जब हम साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे हम इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है कि इकोलॉजी वर्ड जो है किसने दिया था। तो इकोलॉजी वर्ड गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, जो कि एक जर्मन जियोलॉजिस्ट या फिर कहते हैं जर्मन बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। ये आपके 1868 या फिर 59 भी कह सकते हैं, कहीं कहीं 1866 भी कहता है, उस समय ये शब्द इन्होंने दिया था। तो आगे बढ़ते हैं इकोलॉजी में ही। तो इकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से बना है। इकोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक वर्ड ओक्योज, मतलब ओक्योज का अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ घर, रहने की जगह, ठीक है। और लोगोज मतलब यानी स्टडी, अध्ययन, ठीक है। लोगोज मतलब स्टडी, मैंने बताया ना, लॉजी मतलब अध्ययन, वैसे लोगोज मतलब स्टडी, अध्ययन है। तो ये ग्रीक वर्ड है, इकोलॉजी जो है वह ग्रीक वर्ड ओक्योज और लोगोज दो ग्रीक वर्डों से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इकोलॉजी को हम इस परिभाषा में भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री। ये किसने कहा था, प्रश्न पूछा था कि पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने कहा था, तो चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजी की परिभाषा दी, साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तो इकोलॉजी को दो ब्रांच में, मेनली दो ब्रांच में बांटा जाता है और भी बांटे जाते हैं। तो दो ब्रांच को अगर हम मुख्यतः बांटे इसमें इकोलॉजी को, तो एक पहला होता है ऑटो इकोलॉजी जिसे कहते हैं स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, और दूसरा होता है साइनो इकोलॉजी। साइनो इकोलॉजी में आपको समुदाय पारिस्थितिकी हिंदी में कहते हैं। तो ऑटो इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है किसका, सिंगल स्पीशीज, किसी प्रजाति विशेष का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसी प्रजाति विशेष का किसी स्थान विशेष पर जो वहां पे पाए जाने वाले पर्यावरण है, वहां पर क्या कहते हैं, उनका रिलेशन अध्ययन किया जाता है। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं देखकर
कि मान लीजिए कोई एक स्पीक है, जैसे आप वहाँ पे हैं या हम यहाँ पे हैं, तो हमारे आसपास जो क्षेत्र पे जो हमारे आसपास जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं, जो हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके जो अध्ययन मतलब कि संबंध है हमारा, उसे हम ऑटो इकोलॉजी मतलब कहते हैं स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं शैनो इकोलॉजी। शैनो इकोलॉजी में क्या आता है? स्टडी ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम। इंटायर कहिए या होल कहिए या टोटल कहिए, पूरे टोटल इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है? पूरे पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है उनके हैबिटेट मतलब आवास मतलब निवास क्षेत्र के संदर्भ में, जो जहां वो रहते हैं उनके संदर्भ में। अब इसे हम ऐसे समझा सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करिएगा आप। इसमें देखिए शैनो इकोलॉजी में क्या हो रहा है कि एक बीच वाला हिस्सा, ये जो एक कोई व्यक्ति है वह दूसरे से कैसे संबंध रख रहा है, फिर दूसरा तीसरे से कैसे संबंध है, ये आपस में बधे हुए हैं मतलब जुड़े हुए हैं। पूरे इकोसिस्टम मतलब होल इकोसिस्टम का उनके आवास के स्थान पर, हैबिटेट आवास के स्थान पर जो स्टडी किया जाता है उसे हम शैनो इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। और वहीं जब हम ऑटो इकोलॉजी की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो स्पीशीज है, जो सिंगल स्पीशीज है, मतलब जो एक मतलब विशेष प्रजाति है, उससे जो आसपास के जो प्रजातियां हैं उससे जो संबंध होता है उसको हम स्व इकोलॉजी मतलब ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ऑटो इकोलॉजी को और अच्छे समझने के लिए हम यहाँ पे लाते हैं किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण जो भी हमारा क्षेत्र है, ठीक है, प्रकृति में एकल प्रजाति जो सिंगल स्पीशीज है कि भौतिक पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध का अध्ययन होता है उसकी प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ पे एक एकल प्रजाति है, देखिए ना मैंने, एकल प्रजाति का उसके आसपास के जो पर्यावरण है उसके जो भौतिक अध्ययन किया जा रहा है उसी को हम ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। वहीं जब हम शैनो इकोलॉजी की बात आते हैं, देखिए शैनो इकोलॉजी है, इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति समुदाय के उनके निवास क्षेत्र जहां पे वो रह रहे हैं के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है उसी समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखते हैं। अब ऑटो इकोलॉजी के बाद हम आते हैं इकोलॉजिकल नीचे, जिसे एक चीज को जानते रहिएगा हिंदी मीडियम वाले, नीचे को हिंदी में आला या कर्मता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे नीचे कहने का अर्थ हुआ आवास। जो नीचे होता है इसका मतलब होता है आवास, जो रहने का वाला स्पेशियल मतलब स्थान लोकेशन होता है उसे हम नीचे कहते हैं। तो इकोलॉजिकल नीचे में किसी खास प्रजाति, ध्यान दीजिएगा, किसी खास प्रजाति जो स्पेशियल स्पीशीज है के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण जो दशाएं पाई जाती हैं और हैबिटेट उनका जो आवास उपलब्ध सुलभ होता है उसे हम इकोलॉजिकल नीचे के अंतर्गत रखते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप कह सकते हैं कि टोटल वे ऑफ लाइफ या फिर कह सकते हैं फंक्शनल रोल, जो इनका कार्यात्मक रोल होता है, टोटल वे ऑफ लाइफ जो टोटल जीवन हो रहा है किसी एक प्रजाति का, स्पीशीज किसी एक प्रजाति का, इन इकोसिस्टम एक प्राकृतिक तंत्र में किसी एक प्रजाति का जितना भी फंक्शनल रोल है, जो कार्यात्मक रोल है, या फिर कहते हैं टोटल वे ऑफ लाइफ जो उनका जीवन चल रहा है टोटल वे, उसी को हम इकोलॉजिकल नीचे के अंतर्गत रखते हैं। इसे आप और अच्छे समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो पोलर बियर होता है, जो ध्रुवी भालू होते हैं, अब उसे आप इक्वेटर के पास लेकर आएंगे मतलब भूमध्य रेखा के पास लेकर आएंगे तो वह नहीं जी पाएगा, उसे वह इकोसिस्टम नहीं मिल पाएगा जीने का। तो इकोलॉजिकल नीचे जो होता है वह एक इकोसिस्टम देता है एक विशेष स्पीशीज को। ठीक है, एक विशेष स्पीशीज को कह रहा है ना, टोटल वे ऑफ लाइफ जो जीवन जी सके उसका जो फंक्शनल रोल होता है इसी एक स्पीशीज सिंगल स्पीशीज के लिए इन्हें इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो किसी खास प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण जो दशाएं होती हैं और हैबिटेट आवास जहां उपलब्ध आवास जो सुलभ हो उसे हम इकोलॉजिकल नीचे के अंतर्गत रखते हैं। एक चीज को याद रखिएगा, इकोलॉजिकल नीचे का जो कॉन्सेप्ट है वह एजी ग्रेनेल ने, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, 1970 में दिया था, एजी ग्रेनेल ने। ठीक है, मतलब जी ग्रेनेल कहने का हुआ जोसेफ, जी से जो होगा जोसेफ ग्रेनेल ने, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, 1970 में दिया था। और ये बहुत बार पूछता है कि इसे डेवलप किया था चार्ल्स हिल्टन ने 1927 में, चार्ल्स हिल्टन ने इसे विकसित किया था। ठीक है, इकोलॉजिकल नीचे जो होता है वह एक ऑक्यूपेशन है, कह रहे हैं ना, टोटल वे ऑफ लाइफ एक ऑक्यूपेशन है, मतलब आप जहां पे आप निवास कर रहे हैं, फंक्शनल रोल रहता है स्पीशीज ऑन इकोसिस्टम। और वहीं हैबिटेट जो होता है, निवास स्थान जो होता है, वह फिजिकल लोकेशन बताता है ऑफ ए स्पीशीज, मतलब एक एड्रेस बताता है कि ये आपका आवास है। जैसे पोलर बियर पोलर पे पाया जाएगा, ठीक है, तो ये आवास एक फिजिकल लोकेशन बताता है। ठीक है, तो इसलिए इकोलॉजिकल नीचे में आपको हैबिटेट और वहां के पाए जाने वाले पर्यावरण, खास प्रजाति के पर्यावरण दशाओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण दशाएं होनी चाहिए, मतलब इकोसिस्टम होना चाहिए और हैबिटेट आवास होना चाहिए जहां पे वो रहते हैं, ये सुलभ हो, तब इकोलॉजिकल नीचे निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं, डीप इकोलॉजी को समझते हैं। डीप इकोलॉजी जिसे हम गहन पारिस्थितिकी कहते हैं, मतलब गहरी पारिस्थितिकी, कहने का अर्थ हुआ
डीप इकोलॉजी में ये इकोसेंट्रिक व्यू होता है, मतलब प्रकृति केंद्रित होता है, मतलब इन्वायरमेंट को महत्व देता है, ठीक है, पर्यावरण में पाए जाने लोगों का महत्व देता है। ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम, मतलब पूरे विश्व का जो इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोसिस्टम में मानव, वहां पे जो पाए जाने वाले मानव है और अन्य जीव कहने का मतलब जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो जो मानव और उसके साथ अन्य जीवों को एक समान, मतलब कह सकते हैं बराबर महत्व इसमें दिया जाता है, एक समान समझा जाता है, ठीक है। ह्यूमंस और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इक्वल, सभी एक समान है, इसलिए इन्हें प्रकृति इकोसेंट्रिक व्यू कहा जाता है, ये प्राकृतिक केंद्रित होते हैं, ठीक है। डीप इकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इकोसॉफी से लिया गया है, ग्रीक वर्ड इकोसॉफी। अर्नेस्ट ने डीप इकोलॉजी शब्द दिया था, लेकिन इन्होंने इकोसॉफी शब्द रखा डीप इकोलॉजी की जगह पे। इनका एक ग्रीक वर्ड था इकोसॉफी, इसको यूज किया था अर्नेस्ट ने 1972 में। अर्नेस्ट जो थे वह एक नॉर्वेजियन एक्टिविस्ट थे, ठीक है, और एक फिलोसफर थे। एक चीज जानते रहेगा, डीप इकोलॉजी फिलोसफर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं शैलो इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी जो है एंथ्रोपोजेनेटिक व्यू होता है, मतलब मानव केंद्रित होता है। वहीं डीप इकोलॉजी इकोसेंट्रिक था, मतलब प्रकृति पर महत्व देता था, प्रकृति नेचर पर महत्व देता था। और वही जो है शैलो इकोलॉजी ये कहता है कि मानव महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या होता है, डीप इकोलॉजी में प्रकृति एवं मानव एक दूसरे से अलग हैं तथा मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है। यहाँ पे डीप इकोलॉजी में कहा, शैलो इकोलॉजी में कहा जाता है, इसे सतही पारिस्थितिकी कहते हैं, कि इसमें कहते हैं कि जो नेचर है और जो ह्यूमन है वह एक दूसरे से अलग है। ये नहीं कहता कि एक ही है। देखिए डीप इकोलॉजी में क्या कहता है कि सब एक समान है, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सभी ऑल इक्वल, सब एक समान है। वहीं शैलो इकोलॉजी इसका मतलब कहते हैं अपोजिट है, वह कहता है नहीं, प्रकृति एवं मानव अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं तथा मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ह्यूमन जो है वह प्रकृति से श्रेष्ठ है, ठीक, नेचर के श्रेष्ठ है। तो ये शैलो इकोलॉजी है, इसलिए इसमें प्रकृति का दोहन हो सकता है, शैलो इकोलॉजी का विरोध होता है इसलिए, ठीक है, सतही पारिस्थितिकी। एक चीज को जानते रहिएगा, मैंने नोट करके बताया है, एक होता है इकोसेंट्रिक व्यू, जिसे प्राकृतिक व्यू मैंने बताया डीप इकोलॉजी में, एक होता है बायोसेंट्रिक व्यू और एक होता है एंथ्रोपोजेनेटिक व्यू, ठीक है। तो इकोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है, बायोटिक जो जैविक होते हैं, जो जीवित होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, तो बायोटिक में आ जाएंगे। एंड एबायोटिक अजैविक, जैसे आपका मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गई। तो इसमें जो है इकोसेंट्रिक में जो है प्राकृतिक मतलब इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, तो इसमें जैविक और अजैविक मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक सभी के साथ पर्यावरण में एक समान व्यवहार करना चाहिए, ये बताता है इकोसेंट्रिक। वहीं बायोसेंट्रिक में क्या होता है, सिर्फ जीवों के लिए मतलब बायोटिक के लिए, देखिए ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट, सिर्फ जीवों के लिए ये होता है बायोसेंट्रिक, और अजीवित के लिए कोई जगह इसमें नहीं होती है, मतलब एबायोटिक के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती है। बायोसेंट्रिक कहता है कि सिर्फ जीवों के लिए ही हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और वहीं एंथ्रोपोसेंट्रिक जो व्यू है उसमें क्या होता है, कहता है न तो हम जैविक को मानते हैं बायोटिक को, और न हम अजैविक को एबायोटिक को मानते हैं, मनुष्य सर्वोपरि है। ये कहते हैं भैया हम मनुष्य सर्वोपरि है। अभी आप शैलो इकोलॉजी में पढ़ रहे थे ना, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ये कहते हैं कि प्रकृति में मानव एक दूसरे से अलग है और मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है। ये कह रहा है ना, मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है तो मनुष्य सर्वोपरि है। ये कहते हैं कि पर्यावरण उसी के लिए बना हुआ है, मनुष्य के लिए पर्यावरण बना हुआ है, अब चाहे जितना दोहन करो, ठीक है।